अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम जीशान। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा है। अलमिया यह है कि जिस सूबे को एक तवील अरसे से टीटीपी, फितना अल खारिज और वो दहशतगर्द जिन्हें भारत की पुष्टपनाही हासिल है की कार्रवाइयों का सामना है, वहां एक वजीर आला अली अमीन गंडापुर थे जो हाल ही में मुस्ताफी हो चुके, और दूसरे नौमुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी हैं। ऑपोजिशन की जानिब से मुस्ताफी होने का इनसे मुतालबा किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में अमन अमान पर बहस के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में उलझ पड़े। अमन अमान की अब तक सूरत हाल का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत ने विफाक, जबकि अपोजिशन ने सूबाई हुकूमत को करार देते हुए मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में हुकूमती अरकान का कहना था कि विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से दहशतगर्दी बढ़ रही है। विफाक दहशतगर्दी के खात्मे का हल मुज़ाकरात से निकाले, जबकि अपोजिशन अरकान का कहना था कि अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। अगर हुकूमत अमन कायम नहीं कर सकती तो मुस्ताफी हो जाए। अगर प्राइम रिस्पांसिबिलिटी हमारी अगर सूबे की है, हम ये तमाम गिले शिकवे फेडरल गवर्नमेंट पे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे लगा देते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क के बॉर्डर को अगर सिक्योर कर रहे हैं तो वही इदारे हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करते हैं। क्यों नहीं आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ सकते, बैठ के बात कर सकते, और ताकि इस सूबे का अमन, मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमें अजीज है उसी तरह आपको अजीज है। लॉ एंड ऑर्डर पे अभी भी सियासत कर रहे, खुदा का खौफ करे, ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सूबे की। भाई आपसे अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक हो पा रहा है तो इस्तीफा दे, क्यों बैठे फिर? 750 अरब रुपए वॉर अगेंस्ट टेरर में वफाक से आपको आए सूबे को, हिसाब दे किधर पे आपने लगाया? और भाई चोरों का टोला बैठा हुआ है इधर पे, कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे, वफाक को कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। वफाक जो है इस्लामाबाद से आके इधर आपका लॉ एंड ऑर्डर इधर ठीक कराएगा। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भाई आप जो है नाअहल है, आप जो है नहीं संभाल सकते है सूबा। अगर नहीं संभाला जा सकते हैं आपसे छोड़ दे। बाबा आप जो है उधर पे ऐलान जंग करते हैं वफाक के साथ, आप उनको कहते हैं कि हम वफाक जाएंगे और प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं कि वफाक में जो है हम खान को छोड़ा के लाएंगे। वो भाई आप जो है, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप वफाक की तरफ आएंगे अपने पैरों पे, लेकिन वापस जाएंगे चार कंधों के ऊपर। हुकूमती नुमाइंदों का ये हाल है कि वो हाउस में आना ही पसंद नहीं करते, तो क्या पैगाम दे रहे हैं आप अपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को? जहां तक बात है आर्मी के ऊपर बात करने की, तो मैं आज भी इस हाउस में वो इमरान खान साहब का क्लिप चला सकता हूं जिस पे वो कह रहे थे कि आर्मी चीफ पे बात करना गद्दारी है, इस मुल्क के साथ गद्दारी है। तो आज उनके नजरिए के लोगों को क्या हो गया है कि वो उसके पीछे बातें कर रहे हैं। जहां ये सब हुआ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास के दौरान, वहीं हुकूमती अरकान की जानिब से दहशतगर्दी से मुतालिक आदाद शुमार भी सामने रखे गए। हुकूमती अरकान का कहना था कि दहशतगर्दी से आम आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी मुतासिर हो रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में 57,000 खवातीन बेवा हो चुकी हैं, जबकि 2.5 लाख बच्चे यतीम और 10,000 लोग माजूर हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इसी खित्ते को क्यों टारगेट किया जा रहा है। ताहम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरुका से खिताब करते हुए एक बार फिर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़, कौमी सालमियत और हर पाकिस्तानी शहरी की हिफाजत पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है और इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का खित्ते के तब्दील होते सिक्योरिटी माहौल का जिक्र करते हुए कहना था कि बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल कशमकश, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड जंग जैसे चैलेंजेस ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में शदीद तनकीद का सामना है, तो दूसरी ही तरफ सियासी बका की जंग बदस्तूर जारी है, जिसमें ताहाल कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की क़यादत हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब में होने वाली मुबैना तौर पर मैनेज्ड मगर गैर मुतवक्के शिकस्त पर मायूस है। ये खैबर पख्तूनख्वा का वो अहम हल्का है जहां पार्टी की सूबाई हुकूमत कायम है। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस शिकस्त ने आला क़यादत में संजीदा गौर व फिक्र को जन्म दिया है और ये बहस शुरू हो गई है कि क्या पार्टी की तवील अरसे से जारी महाज़राई की पॉलिसी की वजह से इसके लिए सियासी मैदान फैलने के बजाय अब अपने ही गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में भी सुकड़ता जा रहा है। इत्तलात हैं कि क़यादत अब मुज़ाकरात की सियासत इख्तियार करने पर गौर कर रही है। सीनियर रहनुमा हरीपुर की शिकस्त का जायजा ले रहे हैं
और समझते हैं कि जिस सियासी मैदान को पीटीआई गुज़िश्ता कई माह से हासिल करने की कोशिश कर रही थी, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी सुकड़ रहा है। हरीपुर हल्का में शिकस्त को पार्टी में एक वार्निंग समझा जा रहा है कि मौजूदा तर्ज सियासत शायद अब मजीद काबिल अमल नहीं रहा। ताहम तहरीक इंसाफ को लड़ी जाने वाली कानूनी जंग में भी खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल पा रही। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के हुक्म पर अलीमा खान को आर्जी तहवील में ले लिया। दौरान समात अलीमा खान की जानिब से इस्तदा की गई कि हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, हमें जाने की इजाज़त दी जाए। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह का कहना था कि क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 351 के तहत मुलजिमा अदालती तहवील में है। अलीमा खान 11 मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद आज अदालत के सामने पेश हुई। अलीमा खान अदालत से बाहर निकली तो खवातीन पुलिस एहलकार तहवील में लेकर अदालत के अंदर ले गईं। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिमा अदालती अहाते से बाहर ना जाएं। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंची थीं। पुलिस की भारी नफरी ने कारकुनों को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। पुलिस ने गोरखपुर से आगे जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया, जिस पर कारकुन और पुलिस आमने सामने आ गए। इमरान खान से मुलाकात न होने पर उनकी बहनों ने अडियाला रोड पर धरना दे दिया। ताहम अडियाला जेल में मुलाकात का वक्त हो गया, मगर इमरान खान की बहनों समेत किसी भी रहनुमा को एक बार फिर मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली हैं, जबकि अदालत ने उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत की। क्या तहरीक इंसाफ के लिए सियासत में गुंजाइश मजीद सुकड़ चुकी है? आज 26 नवंबर है और तहरीक इंसाफ ने इस रोज ग्रैंड एहतजाज का ऐलान किया था। क्या तहरीक इंसाफ कारकुनान को मुतहरिक करने में नाकाम रही है? ये और बहुत से सवालात हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाली सहाफ़ी फरजाना अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तहरीक इंसाफ ने आज 26 नवंबर को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान किया, लेकिन रीजनल तंजीमों को ये हिदायत दी गई थी कि ज़िले सतह पर एहतजाज करें, मगर सोशल मीडिया और बलोचिस्तान में चंद तकारीब के अलावा हमें किसी भी जगह पर कोई भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड हुआ दिखाई नहीं दिया। क्या समझा जाए इसको? पार्टी क़यादत कहीं नजर नहीं आ रही, आप लोगों को मुतहरिक नहीं कर पा रहे हैं। क्या पार्टी अपने मज़ाहमती बयाने से पीछे हट चुकी है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ना तो पार्टी मायूस हुई है, ना वर्कर मायूस हुए हैं। देखिए, बात यह है ना कि जो आपने बड़े लंबा आपने वो बयान कर दिया, लेकिन बात यह है कि ये जो इलेक्शन था, जो ज़मीनी इलेक्शन था, ये तो इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि इसका बाइकाट करना है, क्योंकि उनको पता था कि जो सीटें खाली की गई हैं, नाजायज़ तरीके से खाली कराई गई, तो ये हमें देने के लिए तो नहीं खाली कराई गई थी। वो जेल में बैठा, उनको पता था कि लेकिन बहरहाल जो उमर अयूब साहब और अहमद हसन लेकिन ये साहब, कैसा बायकॉट था यूसुफजई साहब कि उमर अयूब साहब की अहलिया ही हमें वहां पर इलेक्शन लड़ती हुई दिखाई दी। आपकी पार्टी ने बायकॉट किया होता तो उमर अयूब साहब क्यों अपनी अहलिया को वहां पर नामजद करते और वो ऐसे भरपूर इलेक्शन लड़ती वहां पे, लेकिन वहां भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी 129 पे तो आप लोगों का हक बनता था, आप ही की निशिस्त थी और वो मियां अजहर साहब की वफात के बाद खाली हुई थी। वहां भी हमें कोई सीनियर लीडरशिप दिखाई नहीं दी और वो माहौल बनता दिखाई नहीं दिया। हाँ, एक तो देखें ना, एक कंफ्यूजन भी थी वर्कर्स के दरमियान। एक तो देखें, तकरीबन कोई 8 से 12% वोट पोल हुआ है। ये क्यों? बाकी लोग क्यों नहीं निकले? इसलिए कि इमरान खान ने बाइकाट का ऐलान किया था। 2 सीटें ऐसी थी जिसपे जिद हो गई। जिद ये हो गई कि उमर अयूब साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपना हल्का खाली नहीं छोड़ सकता। इसी तरह अहमद अजहर साहब की भी जिद थी कि वो अपना हल्का खाली नहीं छोड़ दें, तो उनकी वजह से। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि वो जीत चुके हैं। वोट उनको पड़ा है, ये नहीं कि नहीं पड़ा है, लेकिन जो फॉर्म 45 है उसके जरिए तो आज भी उनके 25 से 28 हजार वोट ज्यादा है। लेकिन यहाँ तो मसला कुछ और है ना, यहाँ तो उनको देने के लिए थोड़ी इलेक्शन कराए गए थे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज हो रही है ना इस वक्त, इससे मुल्क के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही है। अमन अमान की सूरत लेकिन अभी अगर हम सिर्फ हरीपुर की बात करें तो यहाँ आप लोग शिकस्त को मान रहे हैं? यहाँ आप लोग मानते हैं कि हमारा वोटर नाराज था, वोटर बाहर नहीं निकला और जो भी रिजल्ट सामने आए इसमें कोई धांधली नहीं हुई? ऐसा नहीं है, वोट बिल्कुल पड़ा है। देखिए, 2 ही हलकों में तो ज्यादा वोट पड़ा है ना, अहमद हजर साहब के हल्के में और
हरिपुर के, बाकी तो वोट ही नहीं निकला, वोटर कहाँ निकला है। इन दो में वोट पड़े हैं और उमर अयूब साहब की अहलिया जीत चुकी हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि वो नतीजे जो नशिस्त थी वो देने के लिए नहीं इलेक्शन कराए गए। यही तो हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं थी, एक नोटिफिकेशन ही कर देता इलेक्शन कमीशन, बात ही खत्म हो जाती। क्यों लोगों को इतना एक्सरसाइज में डाला, मुश्किल में डाला। आप समझती हैं कि 13 सीटें जो है वो नून लीग किस खाते में जीत रही है? मतलब क्या हुआ है? क्या मुल्क के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें बह गई हैं? लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है यूसुफ क्या? जैसे मैं आपकी आप बात देख रहे हैं समझ कि नहीं इस पा वक्त जो रही। है ना आप एक तो इतना बड़ा ऑन कर रहे हैं स्कैंडल कि हमने सामने आया है। बायकॉट किया था, और फिर आपने ये बताया कि जिद थी उमर अयूब साहब की और हमाद रजा साहब की कि अपना हल्का खाली नहीं छोड़ना। अब अगर वहां पे इलेक्शन हुआ है और आप मान रहे हैं कि लोगों ने वहां पे वोट डाला है, तो वहां जो आपकी शिकस्त हुई है कि आप उसे भी तस्लीम कर रहे हैं, पार्टी तस्लीम कर रही है उस शिकस्त को? फिक्र तो तब तस्लीम करते ना जब लोग वोट ना देते। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि आप इलेक्शन ना लड़ें, पार्टी से कहा था कि इलेक्शन ना लड़ें क्योंकि ये आपको देंगे नहीं। आप सीटें जीत जाएंगे लेकिन ये आपको देंगे नहीं। देखिए हमसे तो 8 फरवरी को हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे देखिए ना 90 सीटें तो हमारी मखसूस उन्होंने ऐसे ही छीन ली जैसे मुफ्त में। और इसके अलावा जो हमारे 8 फरवरी को कौन जीता है इस मुल्क में, सबको नहीं पता है कि इमरान खान की पार्टी जीती है। लेकिन हमें तो ये दे नहीं रहे ना, जब देना नहीं था तो इलेक्शन में हिस्सा लेने की जरूरत ही नहीं थी, ये इमरान खान का कहना था। और उनका कहना सच साबित हुआ। लोगों ने देख लिया कि चलो कम से कम ये 2 सीटें तो इनको अलाउ कर दी थी, उसमें तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो जाता। लेकिन नहीं कराया गया। और ये इसी से मैं समझता हूँ कि जो सिस्टम है वो कोलेप्स कर गया है। जमहूरियत जमहूरियत कोई नाम नहीं, खत्म हो गई जमहूरियत। मुल्क कहाँ कैसे, इसको क्या जमहूरियत आप कहते हैं लेकिन कि यूसुफ भाई जिसमें साहब, इलेक्शन हरिपुर ही फेयर आपका ना हो अपना सके। इलाका, अपना घर था, यानी होम ग्राउंड पे वो इलेक्शन हुआ है, आपकी अपनी इंतजामिया, अपनी मशीनरी। वहां भी अगर आप धांधली के अच्छा इल्जाम ये लगा रहे सारे हैं तो सारे इसको हम क्या समझे? देखिए आपका अपना जिला है, आपका अपना सूबा है। देखिए हम तो शुरू दिन से हमने कभी अपने दौर में हमने इलेक्शन हारे हैं लेकिन हमने कभी मुदाखलत नहीं की है। और चूंकि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है, वो इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बैठा है, वहां से बैठ के तो फैसले होते हैं। वहीं से तो उन्होंने अनाउंस किया। मैं टीवी चैनल पे बैठा था उस वक्त, जो इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे उस वक्त सिर्फ 500 के रिजल्ट आ चुके थे। उसके मुताबिक 25,000 वोट ज्यादा थे। और एक चैनल ने मुझे कहा, मैं उस पर बैठा हुआ था, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया था, उन्होंने कहा जी आप निश्चित हार गए, इस पे आप क्या कहते हैं? मैंने कहा हम कैसे हार गए भाई, मेरे पास जो रिजल्ट है उसमें तो 25,000 वोट ज्यादा है हमारे। तो अभी तो 600 कोई 100 से ऊपर ज्यादा पोलिंग स्टेशन रहते हैं। लेकिन आप अंदाजा करके पहले से रिजल्ट हो गया था, उन्होंने जी जीत गए हैं। तो इस तरह इलेक्शन नहीं होते हैं। जो इन्होंने किया है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक। ठीक है, एक पार्टी को आपने दीवार से लगाना है, स्पेस नहीं देना है, ठीक तो है, आप तो करेंगे आपको क्या? आप अभी भी आगे लग रहा जाके है अपने कि वहां पर पास धांधली हुई है। तो एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या? सहाफियों के, आपको पता है, गहरी नजर होती है इस मामले पर। फरजाना अली साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। फरजाना, काइंडली बताएगा कि एक्चुअली हरिपुर में हुआ क्या? ये जो शिकस्त हुई है पीटीआई को, इसके पीछे धांधली है या वजह कुछ और है? और सुहेल आफरीदी साहब की क़यादत में सूबे के मामला कैसे चल रहे हैं? अच्छा, मैं पहले जरा इलेक्शन की बात कर लूं। पहले तो बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की वो जमात है जो इमरान खान के नाम पर अगर खंबा भी खड़ा कर दिया जाए तो वो उसको वोट देते हैं। और टर्न आउट से हरिपुर के आपको अंदाजा हो गया होगा कि लोगों ने वोट दिया। लेकिन हार क्यों हुई? उसकी वजह मेरा ख्याल में एक गलत इंतखाब था। मैंने जब वहाँ के लोकल लोगों से बात की, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, इसमें तो कोई शक नहीं है और दो राय भी नहीं है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होता है उसके ऊपर आप ये हतमी राय दे नहीं सकते कि ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुआ है। इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन इलेक्शन से पहले हरिपुर के और इलेक्शन के बाद NA-18 के जो लोगों से मेरी बात हुई, और वहाँ पे हमारे अपने कोरेस्पॉन्डेंट, मुख्तलिफ इदारों के लोग, उनके साथ मतलब मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनसे भी जब मेरी बात हो रही थी पहले भी और बाद में, तो मुझे ये बात बार बार सामने आई कि ये जो इंतखाब किया गया है वो गलत किया गया है। क्यों इस चीज पे बजिद है कि इसी घर के इसी लोगों को ही आपने इलेक्शन में लेके आना है, जबकि मुखालिफ आपकी बार बार इसी कमजोरी को हिट कर रहा है कि जो इलेक्शन लड़ रहा है वो ना तो और वोटर के साथ कभी मिला है, ना मिलेगा, ना उसके मिलने के चांसेस हैं। तो आप इस तरह के इंतखाब करके अपने ऊपर एक मुश्किल वक्त ले आ रहे हैं। अगरचे इमरान खान के नाम पर आप वोट तो ले लेंगे, लेकिन आपका ये इंतखाब सही नहीं है और इसके हाथों आपको शिकस्त होगी। ये इलेक्शन से पहले ही एक राय मेरे सामने आई थी
और फिर मैंने देखा कि नतीजा लेकिन हमारे पॉइंट ये है सामने ना कि इमरान खान के नाम पे तो वोट भी नहीं मिला उतना कि जीत सके ये निशिस्त। आप कह रही है वहां का वोटर नाराज था इस सिलेक्शन पर? देखिए, वोट तो मिला है, ये तो मत कहें कि वोट नहीं मिला। अगर लाख लाख के ऊपर लोगों को वोट मिल जाता है, और हमारा टर्नआउट तो अच्छा था, पंजाब से तो हमारा टर्नआउट काफी अच्छा रहा है। इस सीट पर मेरा ख्याल में मुकाबला हुआ लेकिन है। इतना नहीं मिला ना जंग कि आप निशिस्त जीत सकें। नहीं, तो वो मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर जो वोटर था वो जिसको आप कन्विंस कर सके वो तो निकला है, उसने इमरान खान की नाम की लाज भी रखी है। लेकिन सारे तो ये लाज नहीं रख सकते ना, वो तो नाराज हैं। वो बार बार आपसे कह रहे थे कि आप ये मत करें, आप ये मत करें। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग हमें ये भी कह रहे थे, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि जब खान साहब ने कह दिया है कि इलेक्शन नहीं करना, तो क्यों वजीद है कि इन 2 सीटों पर आपने लाजमन इलेक्शन करना है। तो खैबर पख्तूनख्वा में एक ही थी, तो उस पर एक तबका ये भी कहता, और यकीनन जो ये तबका कह रहा था कि जब मेरे खान ने कहा है कि वोट नहीं देना तो वो शायद नहीं निकला होगा। लेकिन जो निकले उन्होंने वोट दिया। लेकिन हार जो थी, मैं समझती हूँ कि पहले से ही लोग यहाँ के कह रहे थे कि ये मुश्किल हो जाएगा, और वाकई वो मुश्किल हुआ। और हमने देखा, अगरचे तहरीक इंसाफ के लोग, तो आपको याद है ना, मैं भी जो बात शौकत भाई कर रहे हैं वो मैं भी देख रही थी कि ये क्या चल रहा है, कि मेरा कोरेस्पोंडेंट मुझे जो रिजल्ट दे रहा है वो तहरीक इंसाफ के रिजल्ट से बहुत फर्क है। अच्छा, मैंने उसको 1-2 बार सर्वजनिश भी किया कि आप, मुझे लगता है कि आप बहुत पीछे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो आपको वही रिजल्ट दूंगा ना जो मुझे सरकारी, मतलब एक किस्म का फॉर्म 45 और ये चीजें मेरे पास आएंगी। मैं तो ऐसे नहीं दे सकता। मैंने बिठाया हुआ दोनों जगहों पर है, नून लीग के यहाँ भी बंदा बिठाया है, यहाँ भी बंदा बिठाया है। लेकिन आरओ के पास जो रिजल्ट आ रहे हैं मेरे लिए तो वो ऑथेंटिक है। तो अब बात यहाँ पे भी खराब हुई कि बहुत सारे लोगों को फिर लगा कि शायद ये जो है इलेक्शन रेग हो गया है, क्योंकि वो मैं मतलब आपको बताऊं कि जब हम 68 पर चल रहे थे पोलिंग स्टेशन, तो तहरीक इंसाफ की जो जगह थी वहां पर 90 का रिजल्ट आ चुका था, और बिल्कुल ऐसा था कि नाकाबिल शिकस्त किस्म का फिगर आ गया था कि अब तो इतना फर्क आ गया है, ये हो ही नहीं सकता। तो नून लीग के लिए मुश्किल है, मुझे भी लग रहा था। लेकिन जब मैं एक्चुअल रिजल्ट देख रही थी तो वो फर्क था। तो बहरहाल मेरा ख्याल में तहरीक इंसाफ से गलती हुई है, और उसका रिजल्ट जो है इनके सामने है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के गलत फैसले की वजह से ये निशिस्त हाथ से गई है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो ये निशिस्त जीते हैं, बाबर नवाज साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर वो कैसे जीते हैं और ये ड्रामाई जीत के पीछे राज क्या है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर नवाज साहब, ये फरमा दीजिएगा कि पीटीआई तो कह रही है धांधली हुई है, और धांधली के बगैर आप जीत ही नहीं सकते थे, आखिर आप कैसे जीत गए? अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, आप खुद अंदाजा लगाएं कि सूबाई वजीर तालीम जो है वो स्पेशल उसको ये मिनिस्ट्री दी गई, जो कि उमर अयूब का छोटा चचाजाद भाई है, वो वहाँ पे बैठा हो। उसका दूसरा भाई यूसुफ अयूब जो पहले खुद मिनिस्टर रहे हैं, वो वहाँ पे मौके पे मौजूद हो। तमाम असातिज़ा इनके, डीसी इनका, डीपीओ इनका, सारे लोग इनके, मेरा एक अकेला चचा वहाँ पे बैठा हो, जहाँ कोई दूसरा इदारा नहीं, कोई फेडरल का इदारा नहीं, कोई भी नहीं, एक आरओ बैठा है, और वो जो उसके पास लेके आ रहे हैं फॉर्म 45 वो जमा किए जा रहे हैं। और इन्होंने एक और एतराज किया कि जी कर्टिस ग्राउंड, ये कर्टिस ग्राउंड नहीं है, मैं करेक्शन के लिए बता दूं, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल है। यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो मीटिंग्स वगैरह होती है वो वाली जगह है, और एक ये न्यूट्रल मुकाम है, ना मेरे घर के करीब है ना इनके घर के करीब है। पहले ये हमेशा अपने घर के बिल्कुल अपोजिट साइड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में रखा करते थे, और ये हमेशा से ऐसे करते हैं। इन्होंने फातिमा अली जिन्ना से गद्दारी की, इन्होंने उनके साथ रेगिंग की, ये मेरे जैसे बंदे को किधर छोड़ेंगे। तो ये सरासर गलत बयानी कर रहे हैं। लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया। 13 साल हो गए इनकी गवर्नमेंट को। हरीपुर में हॉस्पिटल नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में एक गन यूनिट नहीं है। वहाँ का आप जाके स्ट्रक्चर की हालत देखें, हम लोग मुड़ के पीछे अफगानिस्तान के करीब जाके पहुंच गए। यूथ साथी मेरा आखिरी जलसा देखें जिसमें 70-80% यूथ है। इनके सीएम आए हजारा में और 730 कुर्सियां लगाई, जो इनकी सरकारी रिपोर्ट, जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, और उसमें 2200 बंदा नहीं था। और हत्ता कि उसमें मजाक किया गया कि इससे तो अच्छा था कि बैल दौड़ का एक जलसा करवा देते, उसमें भी 5000 लोग आ जाते हैं। उसकी बनिस्बत मेरा जो जलसा था, मैंने 4000 कुर्सी लगाई,
10,000 प्लस लोग मेरे जलसे में आए और उसमें 70-80% यूथ थी। मेरा सोशल मीडिया 100% पीटीआई की जो यूथ थी जो कल इनके साथ थे वो चलाते रहे। मतलब कि ये बिल्कुल जो उलट हुआ है इन लोगों की सोच आप जो से। बातें कर इन्होंने रहे हैं बाबर हरीपुर नवाज पे, इसका जवाब हम अभी शौकत यूसुफ रईस साहब से ले लेते हैं कि 13 साल में क्या किया गवर्नमेंट ने यहाँ पर। लेकिन आपकी जीत का ऐलान हुआ है, आपके पास फॉर्म 45, 47 मौजूद है? जी जी सब कुछ मौजूद है। किसी किस्म के हेलो। शुकूक व शुबहात तो नहीं है? शकूक शबात होते तो मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर आपको बात कर रहा होता। मैं तो 2018 के इलेक्शन में जीता हूँ, मैं यानी आप 2024 कह रहे हैं कि जो धांधली के इल्जामात लगाए गए हैं ये सरासर गलत हैं। ये आप खुद अंदाजा लगा लेना कि डीसी इनका, डीपीओ इनका, असातिज़ा इनके, डीओ मेल इनका, ईडीओ फीमेल इनकी, हेल्थ वाले इनके, हर बंदा इनका। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, पूछ लेते हैं। शौकत यूसुफ रईस साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। यूसुफ रईस साहब, आप सुन रहे हैं बाबर नवाज साहब को? वो कह रहे हैं कि मशीनरी सारी आपकी थी, वजीर तालीम आपके घर का था, डीसी डीपीओ आपके थे, मिनिस्टर्स आपके लगे हुए थे, तो उसके बावजूद धांधली कैसे हो सकती है? नहीं देखिए, धांधली की बात नहीं है। मैं बाबर नवाज साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और बड़े इनका अपना वोट बैंक भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है ना कि जो चीज़ें हम तक पहुंची है वो यही है कि जो रिजल्ट फॉर्म 45 का है वो रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है और उससे पहले रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो देखिए, ये तो पार्टी फैसला करेगी कि हमने अदालत जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि अदालतों का भी ये हाल है आजकल। आपको पता है कि 5-5 साल गुजर जाते हैं, फैसले नहीं होते हैं। उससे पहले जो हुए थे, जो ट्रिब्यूनल्स बने थे, वो भी उनका भी हाल आपने देख लिया। फिर पार्टी क्या सोच मेरा रही अपना क्या, है इस रिजल्ट को लेकर? आप इसको चैलेंज करेंगे, नहीं करेंगे, या इस रिजल्ट के बाद पार्टी की पॉलिसी में या फैसला साजी में, हिकमत अमली में कोई तब्दीली की जाएगी? देखिए ये तो ओवरऑल पॉलिसी देखनी पड़ेगी ना। अब ये मसला नहीं है कि हम हारे हैं, हम वो हमें वोट नहीं पड़ा है, ये मसला तो नहीं है। मसला तो ये है कि हमें नशिस्त नहीं दी जा रही, कोई नशिस्त हमें नहीं दी जा रही। अब इसके बारे में जरूर पार्टी को फैसला करना चाहिए, उसका जायजा लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, इस मुल्क के अंदर सियासत किस तरफ जा रही है, कौन सी सियासत हमने करनी है, मुजाहिमत की सियासत करनी है या हमें निगोशिएशन करना है या क्या करना है। क्योंकि इस वक्त देखें ना, जमहूरियत तो बगैर अपोजिशन के चल रही है। आप देखें ना, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है, ना सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर है, ना वो अनाउंस कर रहे हैं, और वो भी शायद अपनी मर्जी के लाना चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर भी उनकी मर्जी का हो। तो ये कौन सी जमहूरियत होगी? इस पे जरूर देखना पड़ेगा। प्रोग्राम में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हरिपुर शिकस्त के बाद पार्टी क्या सोच रही है और इस धचके के बाद पार्टी की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, इसी पर बात करेंगे। यूसुफ रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ रईस साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आगे पार्टी क्या सोच रही है और क्या करने का इरादा रखती है। आप लोगों ने मज़ाहमत की तरफ जाना है या मुज़ाकरात की तरफ बात को आगे बढ़ाना है? क्योंकि एक पॉइंट जिस पर सब बात कर रहे हैं, फरजाना ने भी यही रिपोर्ट किया कि जो सिलेक्शन की गई थी ना, मौरूसियत जिस पर ताने दिए जाते थे नून लीग और पीपल्स पार्टी को, और आप लोग तो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, वही मौरूसियत हमें पीटीआई में भी दिखाई दे रही है, इस निशिस्त पर भी और लाहौर की निशिस्त पर भी। देखिए, उस पर बहस की जा सकती है। कई लोगों के बिल्कुल पार्टी के अंदर भी ये ख्याल था और है, जो नजरियाती लोग हैं। लेकिन बहरहाल ये ऑप्शन ऐसा था ना कि वो नशिस्त उनकी अपनी खाली हुई थी ना, उनको नाजायज तरीके से हटाया गया था, इसलिए पार्टी ने उनको ऑन किया और उनको उनको टिकट दिया। बहरहाल ये तो एक अलग इशू है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये जो विक्ट्री के निशान बनाते हैं ना कि जी हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया और इतने सारे सीटें हमने जीत ली, ये तो देखे ना कि कोई दूध और शहद की नहर बही है। 53,000 या 5,300 अरब रुपए की बदनवानी 2 सालों के अंदर हुई है और उसमें से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है। ना बिजली सस्ती हुई है, ना गैस सस्ती हुई है, ना पेट्रोल सस्ता हुआ है, ना खाने पीने की अशिया सस्ती, ना रोजगार मिल रहा है, ना कारखाने चल रहे हैं। ये सारी चीजें आप देखें, ये इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है 2 साल में। वैसे वारस कर रहा हूँ। और कर्जे कितने हो गए? 40,000 अरब से ज्यादा कर्जे ले लिए। तो ये मुल्क किस तरफ इन्होंने धकेल दिया? ये कौन सी तरक्की की है इस आप मुल्क इनकी ने? हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं। बाबर आपको नवाज साहब आपकी केपी की हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं। 13 साल से आपकी हुकूमत वहाँ है और वो कह रहे हैं हरिपुर में कोई एक अस्पताल तक मौजूद नहीं है। क्या यहाँ पर जो कारकर्दगी है हुकूमत की, आप उससे मुतमईन है? पार्टी मुतमईन है? पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे, अब सुहेला अफरीदी साहब है, लेकिन दोनों का सियासी एजेंडा दिखाई दे रहा है। देखिए, हर जिले के अंदर आपको पता है DHQ हॉस्पिटल होता है
और जो डिवीजन होता है उसके लेवल पर एमटीआई का हॉस्पिटल होता है, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, इन सारे पूरे हजारा डिवीजन के लिए। बाकी हर जिले के अंदर डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल मौजूद है। मैं खुद हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ। मैंने जितनी बेहतरी लाई थी उसमें, जितनी कोशिश की थी, सब पूरे सब गवाह है उसके उसके बाद कितनी तरह उसमें काम हुआ। अब ये बात करना नए नए अस्पताल बनाना, नए नए स्कूल बनाना, भाई जो जरूरत के मुताबिक है वो तो पूरा है। उसके अलावा तो बीएचओ मौजूद हैं। अब आप बीएचओ को ठीक है, अभी तो नुमाइंदे वो हैं तो क्या वहाँ आप के, आपको अपना भी इलाज लोग जो है देखें। वो हरीपुर वाली डीएचक्यू में करने के लिए एक नहीं है, अगर आपको इलाज करवाना पड़े। नहीं तो मेरे भाई, तो ये देखें आपका भी उसमें कसूर है ना, आप भी तो नुमाइंदगी करते रहे ना। आप नहीं 2018 में मैं इलेक्ट हुए थे, 500 आप बेड नहीं का आए 5 हॉस्पिटल साल। मियां नवाज शरीफ से मंजूर करवा के लाया। उस लेकिन वक्त तो 13 किधर साल है? से जब मैं हुकूमत लेके आया आपकी तो है सूबाई यूसुफ भाई गवर्नमेंट ने साहब। उसको साफ कह आप दिया कि हमें जवाबदेह हैं जरूरत वहाँ ही नहीं के है आवाम हॉस्पिटल को। की। देखें अगर आप उस देखें अस्पताल में देखें इलाज नहीं करा सकते तो वहाँ के आवाम को कैसे छोड़ा जा सकता है वहाँ इलाज के देखें लिए? देखें यही तो सबसे बड़ा मसला है ना, कि हमारे जो एलीट क्लास है ना, वो ओन नहीं करती है चीजों को। अगर ये ओन करते हैं ना, खुद इलाज करते हैं, नवाज शरीफ साहब ये सारे, तो मसले ना होते। लेकिन बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता, इनका अपना मसला है, अपना अपना जिला है इनका। अभी भी इनकी हुकूमत है वफाक में, क्या वफाकी हुकूमत सपोर्ट नहीं कर सकती है? मैं बस ये सब मरीज सूबा ही नवाज से करेगा। अभी झारीगंज सूबे के में तो मुकाम देखो पे ना, अभी आपने 200 तीन बेड हजार का हॉस्पिटल आप आज हमारी अप्रूव करवा के आया। आप अभी गए हैं ना, आप गए हैं वहां, जाके बात करें अपने सूबे के लिए। 3,000 अरब रुपए जो मकरूज है आप वफाक हमारा, वो पैसे देना हमें। इससे इससे बढ़कर और कब उसमें आप जरूरत 90 पड़ेगी कि अरब दहशत रुपया गर्दी हम का सामना है। मुताजरीन तुरबेला डैम के ही दे दें तो हम फिर यूसुफ भी भाई अपना साहब, आप काम दुरुस्त चला फरमा रहे लेंगे। हैं अगर आप विफाक की तरफ देख रहे हैं फंड्स के लिए। लेकिन 13 साल से आप लोगों की हुकूमत है। हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, 13 साल में ऐसी कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाई गई कि अगर एक अस्पताल जिसमें वहां के वुजरा इलाज नहीं करा सकते तो आवाम के लिए वैसा अस्पताल क्यों देखिए है? अब ये तो, ये सिर्फ आपकी देखें मेरी हुकूमत बात सुनिए। के लिए सवाल है देखें कि 13 साल हुकूमती कारकर्दगी क्या है वहां पर? देखें अब ये तो अब टीवी पे टॉक शो हो गया ना, कि जी वो अस्पताल में वो नहीं हो रहा। अब जाहिर है अपोजिशन वाले हैं, आप खुद तो चले मैं जाए ना दावत उस दे देता अस्पताल हूँ में, इनको, किस आप चीज की भी आ कमी जाएं, है? शौकत भाई आप इस भी आ इस जाएं। अस्पताल मैं में इन किस सबको चीज की दावत कमी है? देता हूँ, मुझे वो आके बताया वहाँ ना। पे देख लें। अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है देखिए वहाँ पे, आप खुद टेस्ट नहीं देख हो लें रहा कि है, सिर्फ जो एक डीएचक्यू शैतान लेवल चैनल के पे हॉस्पिटल, 45 देखे अरब ना रुपया मेरी बात पकड़ा सुनो भाई गया ना, है एक क्लर्क मेरी की। बात सुनो भाई, बाबर साहब बात तो सुन उस पे लेना। क्या हुआ? देखिए, या तो ये बताएं कि यहाँ पे एक लेबोरेटरी नहीं है, या बाबर ये साहब, बताएं बात कि यहाँ पे कंप्लीट करने अल्ट्रासाउंड नहीं दीजिए। हो रहा है। हमारे साथ फरजाना अली भी मौजूद हैं जो कि सहाफ़ी हैं और नहीं खैबर मैं सिर्फ पख्तूनख्वा के अर्ज कर रहा हूँ मामलात ना, पर उनकी मैं गहरी नज़र है। वो हमें जी जी तस्दीक नहीं कर मैं सकती हैं, वो शौकत तो भाई वहीं मैं रहती हैं इनका बड़ा कि क्या दिलदार हूँ, सूरत मेरे हाल बड़े है। अच्छे भाई हैं। यूसुफ भाई साहब, आप अपनी मैं बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं फरजाना जी अली जी के पास करें। जाऊंगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, ये इलाज की बात कर रहे हैं ना, तो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है इनके करीब है, और वो बड़ा अस्पताल है। और जो डीएचक्यू लेवल के हॉस्पिटल होते हैं ना, उसकी जो और बाकी जितने जिलों के अंदर डीएचक्यू, क्या उसमें से क्या किस चीज कम है यहाँ पे, मुझे वो बता दे। डॉक्टर नहीं है, भाई मैं आपको बताता हूँ, लेबोरेटरी आपका नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्री टेक्निकल स्टेट चीजें आपका कम है, वो कतार है चीज बता दे कि और मुझे आपके कहता है पास कि मैं 1 कल यूनिट आपका, नहीं है। मैं कल पहुंच जाऊँ आपके पास, और मैं हेल्थ मिनिस्टर से कहूँ कि ठीक है, उन्हें बराए जवाब मेहरबानी देने से दीजिए अपना। ना। यूसुफ भाई साहब, जी जी आपने सवाल किया है तो जी फिर जी बाबर नवाज साहब को जवाब देने दीजिए। बाबर जी नवाज जी साहब। जी मैं बिल्कुल। उसका यही मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का बल्कि अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा आपका इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो हतार इंडस्ट्रियल स्टेट है। वहां पे अगर कोई बंदा जुलस जाए तो अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में फैसिलिटी नहीं है। आज से कुछ दिन पहले एक घर में सिलेंडर से 4 बच्चे और एक उनकी माँ जुलसी कालस के मुकाम पे, उसको अयूब मेडिकल लेके गए, उन्होंने उसको वाह फैक्ट्री भेजा, वाह वालों ने पेशावर भेजा, और एक एक करके 4 लाशें हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में बंद यूनिट तक नहीं है। अगर है तो ये भाई सामने है, ये बता दें कि नहीं मैं जी हमारे इसमें पास ये इसमें इसमें फैसिलिटी है। मिलकर मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। देखिए, जी एक बंद सेंटर जो है वो हैदराबाद में मौजूद है, ठीक है। और ये मजे की बात ये है कि ये जो आपका वहाँ पे जो वो डिपार्टमेंट था ना, जो लेबर का जो वो क्या होता है, फंड, वो जो फंड था उसमें से हमें यहाँ आके उन्होंने फंडिंग की, और ये हमने अस्पताल बनाया यहाँ पे। ये करता है वफाक इदारा जो होता था ना, वर्कर वेलफेयर फंड, सॉरी, अभी जो वर्कर वापस दे रहे वेलफेयर हैं फंड। वफाक को। तो अब आप मुझे बताएं कि वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो वफाक से आता था, तो वफाक में आपकी कितनी दफा हुकूमत रही है? और ये जो आप इंडस्ट्रियल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्रियल स्टेट तो आज से नहीं है, तो क्यों वहां नहीं बनाया बन सेंटर? आप मुझे बताएं ना। मैं तो देखिए, मैं इस, अगर आप चले पहलों ने नहीं बनाया, ठीक है 13 हमारी साल से तो गलतियां आप भी हैं, बैठे हैं ना, मैं आपने ये क्यों नहीं नहीं कह रहा बनाया? हूँ, देखिए हमारी तो 3.5 साल की हुकूमत रही है ना वफाक में, बाकी तो आप लोगों की रही है, तो क्यों नहीं बनाया वन सेंटर? जब आप पेशावर में हमारे कहने पे बनाते हैं, जिसमें मेरा बड़ा रोल रहा है उसमें, तो आप वहां पे भी जोर लगा लेते। आपकी कोई तरफ से कोई तजवीज आ जाती, हमें आ जाती, हम भिजवा देते। तो मतलब ये कि देखिए, ये तो इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए ना।
जिसने जो परफॉर्मेंस किया है, जो काम किया है, बिल्कुल उसके लिए अब हर एक बंदा जो है वो जवाबदेह है और होना भी चाहिए और बिल्कुल ये ज़रूरत है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे होना चाहिए बर्न सेंटर, लेकिन उसके लिए तो वफ़ाक फंडिंग करता है, तो वो आप आपको चाहिए था कि अभी तक उस कम से कम आज आप वफ़ाक चले गए, नुमाइंदे हो गए, कल आप वहाँ पे स्पीच करें अपनी मैं असेंबली आज में मरियम जाके नवाज से उनसे। जहरी गैस के मुकाम पे लेके आया हूँ। अभी मैं उनसे अप्रूवल लेके आया हूँ, लाहौर से मैं रास्ते में हूँ। जी, जी, जी। बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। जी। अच्छी बात है, हम तो देखिए अच्छा, एप्रिशिएट करेंगे हम अगर हम आप यहाँ पर ब्लेम गेम को बिल्कुल फ़रोग़ नहीं दे रहे, लेकिन शौकत सवाल भाई जो मुझे जेन्युइन आप है अच्छे और लगते आवाम हैं, के जो इसलिए मसाइल कि है, आप अच्छी उन्हीं पर अच्छी बात बात की भी जा करते रही हैं। है। और यहाँ पर इस वक्त जिसकी हुकूमत है 13 साल से, यकीनन जवाबदेह भी वही होंगे। फरजाना भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी इंगेज कर लेते हैं। फरजाना, आप बता दीजिए कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, सुहेल आफरीदी साहब की क़यादत में सूबा कैसे चल रहा है, और जैसा कि अभी यूसुफ ज़ई साहब ने कहा कि ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें आवाम के लिए होने चाहिए, जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो मौजूद हैं, क्या ऐसा ही है? देखिए 13 साल की अगर मैं हुकूमत देखती हूँ तो मुझे दोनों सियासतदानों की बातों पर न सिर्फ हंसी आ रही थी बल्कि अफसोस भी हो रहा था कि 13 साल जब आपको मिलते हैं तो मेरा ख्याल में बहुत कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं है। आप अंदाजा कर लें कि बर्न यूनिट नहीं है और इसके लिए आपको पंजाब जाना पड़ता है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अभी एक एक करके गिन के बनवाती जाऊँ। सिर्फ डिवीजन लेवल पर हम देख लेते हैं। डेरा डिवीजन है, बनू डिवीजन है, यहाँ लेकिन पे आ यूसुफ जाए, ज़ई साहब सवात कह रहे में हैं आ कि जाए। हयाताबाद में है बर्न यूनिट। जी जी, वन वो जिस यूनिट है, तरह से है बिल्कुल है। वो भी इनको पता है कि वो जो मरीज को जो है ना 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब की तरफ रेफर कर लेते हैं। तो ये अंदाजा हमें है, वो उन्होंने फौरन ही कह दिया कि जी वो तो वफाक का मसला है। अच्छा चले, वफाक का मसला है, वो उसको सही तरीके से नहीं आगे लेके जा सके। आप हमें बता दें कि 13 साल में आपने क्या कर लिया। तो मैं इंतहाई माजरत के साथ कहती हूँ कि जब भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर सवाल उठाया जाता है, जिससे सब हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई भी रहे हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हर वक्त ब्लेम गेम अच्छी नहीं होती है कि आप कहें कि जी उसने पैसे नहीं दिए तो इसलिए हमने नहीं किया, उसने नेट हाइडल नहीं दिया तो इसलिए ये नहीं हुआ, उसने आयल और गैस का मसला है तो ये हो गया, वहां पे बिजली का मसला है तो ये हो गया। असल में प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा बहुत सारा पैसा वहां पे स्टक है, हमें नेट हाइडल के पैसे नहीं मिलते, वो हमें मिल जाते तो शायद और भी बेहतरी हो जाती। लेकिन जो कुछ मिला उसके लिए हमने क्या किया? मैं समझती हूँ कि सेहत का निजाम हमारे यहाँ 13 साल में बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो सकता था। मुझे याद है कि जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो रही थी 2009-10 में, उस जमाने में हमें कहा जाता था कि चूंकि सारा ये जो DHQ की ये बार बार बहस कर रहे हैं, ये ठीक इक्विप्ड नहीं है, तो इसीलिए जहां भी धमाके होते हैं मरीजों को, जख्मियों को पिशावर भगाना पड़ता है और उसमें रास्ते में डेथ हो जाती है। हम हर एक ये मैं ANP के जमाने की भी आपको बात कर रही हूँ कि मैं कितना पीछे चली गई हूँ। उस जमाने में ये बात कही गई थी कि हम हर DHQ को इतना इक्विप्ड करेंगे कि हमें पिशावर ना दौड़ना पड़े। लेकिन क्या हुआ? आज मुझसे पूछ लें कि डेरा इस्माइल खान के अस्पताल में क्या है, सवात के अस्पताल में क्या है, आप दी के अस्पताल में देख लें क्या है। मैं कोहिस्तान में गई हूँ, आप यकीन करें RHC की वो हालत थी कि आपको वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं मिलती। जिस तरह से वहाँ पे औरतों को ट्रीट किया जा रहा था, वो मेरे लिए इतना तकलीफ दे था कि मैं हैरान रह गई। तो आप चीजें नहीं हैं, 13 साल में बहुत कुछ हो सकता था। आप सड़कों की हालत देखें। तो कहने का मकसद ये है, और जब से ये नई हुकूमत आई है उनका तो माजरत के साथ एक ही एजेंडा है कि हमें तो वोट इसलिए मिला है कि हम इमरान खान को छुड़वाएंगे। तो अली अमीन भी ये कहते कहते चले गए। अब सुहेल जब से आए हैं तो वो भी यही बात कर रहे हैं। अगरचे कार्ड वगैरह का सिलसिला ठीक है, ये एजुकेशन कार्ड दे दिया, हेल्थ कार्ड एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन उससे आगे क्या है? कहने का मकसद फिर वही आ जाता है ना कि जब आप अस्पताल की बात करते और हैं, ऐसे मौके पर जब सूबे में करते हैं, दहशतगर्दी के वाकयात पै दर पे बढ़ते जा रहे हैं और बिल्कुल सूबा मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसी सियासी कशमकश का। यूसुफ ज़ई साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या पॉलिसी है आप लोगों की दहशतगर्दी के हवाले से, अमन व अमान की सूरत हाल को लेकर? सुहेल आफरीदी साहब क्या सोच रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलसल विफाक पर तनकीद की जा रही है इस मामले पर। आप लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं, अफगानिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है उनसे मुज़ाकरात करके भी देख लिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं बन पा रहा। सूबा जिसे विफाक के साथ खड़ा होना चाहिए एटलीस्ट इस मामले पर, वो क्यों उस तरह से सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा और सियासत क्यों की जा रही है इस मामले पर?
देखिए, या तो आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिल रही है, या फिर ये कि जानबूझकर इस तरह हो रहा है कि सूबे को एक बाकायदा कटहरे में ला खड़ा कर दिया गया है कि जी दहशतगर्दी हो रही है, सूबा क्या कर रहा है। देखिए, सूबे ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो सूबा कुर्बानियां दे रहा है। सूबे के पास पुलिस है, पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, फिर उसके बाद फौज आती है, वो कुर्बानियां दे रहे हैं। देखिए, हम जो बार बार बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अरसा हुआ है सुहेल अफरीदी का, और उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब भी लगे हुए थे। एक एपीसी बुलाई है, और इस एपीसी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि उसमें नून लीग के अपोजिशन लीडर बैठे हुए थे, उसमें गवर्नर पीपल्स पार्टी के थे, उसमें एनपी के मियां इफ्तिखार साहब थे, शरपाव खान थे, जेयूआई थी, सारे पीपीटीआई, और एक मुश्तरका एलामिया दिया है उन्होंने। मुश्तरका एलामिया क्या है? वो यही है कि वफाक हमारे साथ बैठकर एक मुशावरत करे और उसमें एक फैसला करे कि हमने आगे किस तरह डिसीजन लेना है। अब ये वफाक जो है उनसे ना तो राब्ता कर रहा है, ना उसकी तरफ आ रहा है। वहां बैठ के इल्जाम तराशी, इल्जाम ऐसे कुछ भी नहीं होगा। हम रात को टॉक शो में बैठ के मैं इल्जाम लगाऊंगा, उधर से बाबर साहब की टीम लगाएगी, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा या हासिल क्या होगा लोगों को? जो इस वक्त असल चीज है वो ये है कि अगर वाकई हुकूमत चाहती है कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो, तो मेरे ख्याल ये है कि जो स्टेक होल्डर है वो है सूबाई हुकूमत। और फिर अगर सूबाई हुकूमत के साथ डायरेक्ट नहीं करना चाहते आप, तो एपीसी कि तमाम पार्टियां जो एपीसी में मौजूद थी, जो एलामिया दिया है, उनके साथ बैठकर कोई हल निकाले। क्योंकि जब तक आप लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो जो यूसुफ रज़ा कोलेटरल साहब, डैमेजेस ये बनते इनिशिएटिव हैं तो ऑपरेशनल वज़ीर आला खैबर टेलीविजन। पख्तूनख्वा ने लेना है ना, लेकिन जब से हमने उन्हें बरसरे इक़्तिदार आके देखा है, वो सिर्फ उनका रुख अडियाला की तरफ है, और मालूम ऐसा देखें, हो रहा है, ये तो तासुर आप ये है कि उनकी ये आप जाती तरजीहात हैं, में देखें, सूबे के मसाइल या ये आप अमन ये आमा का बड़ी मसला नहीं जाती है, है। और उनका एजेंडा सिर्फ एक ही देखिए है कि खान को रिहा किस तरह करवाना है। देखिए, ये बड़ी ज्यादती है जो आप कर रही हैं। इस तरह ना करें। अगर वो अडियाला जेल जाता है तो उसका हक है कि वो अपने लीडर के साथ मुलाकात करे। अब ये सवाल जरूर आप उठाएं कि क्यों नहीं उनको मुलाकात की इजाजत देती, जब अदालत भी कह रही है कि मुलाकात की इजाजत दे दी जाए। अब ये तो ना नहीं, करें ना बेशक उनका कि वो हक आप है और कहें कि हम इसमें इस वो मामले में उनके दहशतगर्दी साथ हो हैं, रही है। लेकिन क्या नहीं नहीं नहीं, इस उनकी तरह ना करें। तरजीह देखिए, अवाम आपने नहीं होने चाहिए? कभी पहले आपको ये सूबे नहीं में जो कहना अमन चाहिए कि अमान का मसला वफाकी है वो हुकूमत। नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अब आवाम का मसला हल हो रहा है, आवाम के मसले के लिए हम लगे हुए हैं। अडयाला जेल जाने से आवाम का मसला खत्म नहीं होता है। लेकिन यह भी कभी आपने पूछा है कि क्यों नहीं मुलाकात की इजाजत दीजिए? क्या नवाज शरीफ से लंदन में जाके नून लीग वाले मुलाकात नहीं करते थे? कभी रोका है? हमारे खिलाफ कितने जेयूआई ने धरना दिया, नून लीग ने ट्रेन मार्च, वहां से लॉन्ग मार्च किया, पीपल्स पार्टी ने ट्रेन मार्च किया। हमें एक दफा बताया कि हमने कोई पुलिस के आगे किया हो कि जाए उनको मारे? हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, हमें पता था। अब मसला ये है कि जिस तरीके से ये ट्रीट कर रहे हैं वर्कर, सियासी वर्कर के साथ, और हमेशा याद रखें, आप तो नहीं होंगी या मुझे नहीं पता है, लेकिन जब भी जमहूरियत आई है सहाफियों ने कुर्बानियां दी है। सहाफी आगे, सबसे आगे रहे, तभी जमहूरियत कायम रही है इस मुल्क के अंदर। आज अगर आप इस तरह कहेंगे ना कि ये सुबह दहशतगर्दी का शिकार है तो ये सीएम क्यों जा रहा है वहां पे, तो ये बड़ी अफसोस की बात होगी। आप ये कहें कि बार बार इनको क्यों रोका जा रहा है, ताकि अपने सूबे को भी फोकस करे, और वो लगे हुआ है। उसने तो ऑफर दे ठीक दी है, है। हम उसने इस सवाल का शाहबाज ने जवाब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तलाश की करने की कोशिश कि करते मैं हैं। बाबर अपने नवाज इदारों साहब के हमारे साथ साथ खड़ा हूं। मौजूद हैं। बाबर साहब, क्यों नहीं मुलाकात की इजाजत दी जा रही? आखिर क्या कसूर है नए वजीर आला का? उन्होंने सूबा चलाना है, सूबे के मामला चलाने हैं, एक मुलाकात ही तो है, करने दीजिए। ये इनका जो सुबह होती है मुलाकात से शुरू होती है, शाम तक मुलाकात की बात हो रही है। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात की नहीं। वो कभी जेल तोड़ने की बात कर रहे हैं, कभी लोगों को मारने की बात कर रहे हैं। अब सीएम बनने का ये है कि सीएम बनने की उनकी पहली मुलाकात करवा स्पीच दीजिए ना, जैसे ये सब बातें इसीलिए हो रही है कि सुल्तान राय मुलाकात नहीं आ होने गए। दी जा रही। मुलाकातें ऐसी थोड़ी होती हैं कि आप पहले दिन आके, और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, हर एक का तरीकाकार होता है। जब मियां नवाज शरीफ साहब बनते उस वक्त हम लोग भी जब मुलाकात के लिए जाते थे, एक प्रॉपर प्रोसीजर और उन चीजों से जाते थे। तो वैसे उनका कानूनी हक है, उनको मिलनी चाहिए, लेकिन हर चीज का एक तरीकाकार होता है। मतलब जोर जबरदस्ती आप किसी दूसरे सूबे में जाके नहीं कर आप सकते। बता दें ना, ताकि वो आप तरीकेकार अपना और लें। कैसे होता है? अदालत से इजाजत मिल गई है, अदालत की इजाजत के बावजूद उन्हें आप मुलाकात नहीं करने दे रहे। अच्छा, सिर्फ ये बता दीजिए कि डर क्या है? मुलाकात हो जाएगी तो क्या होगा? मुलाकात का डर, इनका डर तो रहा ही नहीं। डर किस चीज का होना है? डर तो नाम की कोई चीज रही नहीं। इनके सूबे में देखें, जाके घुस के मार के आ गए, उससे ज्यादा और क्या रहता है पीछे? तो फिर मुलाकात करवाने में क्या हर्ज है बाबर साहब? मेरी रिकमेंडेशन हो, मैं भी कहूँ, एक मुलाकात नहीं, दिन को इनकी 10 मुलाकातें कराएं। हम्म।
फिर आप अपनी पार्टी से इस्तदा करें इनकी मुलाकात के लिए कि आपके मैं सूबे के मुझसे मामला बेहतर मेरी अंदाज में मेरी चलें। मेरी जिस वज़ीर आला फोरम की तक मुलाकात बात हुई, करवा दी मैं जाए, आप बात मेरी करेंगे? मेरी जिस फोरम तक बात हुई तो मैं इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशली इनकी 10 मुलाकातें कराएं। वो एक शख्स पॉलिटिक्स में रेलिवेंट हो गया है, उनकी खत्म हो गई सियासत। इतनी सियासत थी कि वो धरने से शुरू हुई, धरने पे आगे खत्म हो गई, उससे आगे रहा ही क्या। हमारे सूबे का सत्यानाश हो गया है। मुझे ये शौकत भाई सिर्फ इसलिए अच्छे लगते हैं, ये बीच में कुछ कुछ बातें बहुत सच्ची कर जाते हैं, जिसकी वजह से शायद ये अपनी जमात के अंदर इतने वो माना नहीं जाता इनको। ये खुद इस चीज को एग्री कर रहे हैं, मजबूर है उस जमात में, तो ये बोल नहीं सकते। अदरवाइज हमारे सूबे को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। एएनपी दौर में जैसे को छोड़ के गई थी वो हुकूमत, मैं उस वक्त नया नया पॉलिटिक्स में आया था, जो कुछ हमने उस वक्त अगर देखा आपको अपने सूबे की इतनी फिक्र है तो फिर एक काम कीजिए, इनकी मुलाकात करवा दीजिए बाबर नवाज साहब, क्योंकि अदालत भी 3 इनकी बार हुक्म मुलाकात दे कराने से चुकी है। हमारा वजीर सूबा आजम ठीक से भी हो बात हो चुकी है सुहेल आफरीदी साहब की। इनका मरियम नवाज इनकी साहिबा को भी मुलाकात उन्होंने से खत लिखा है, उनकी फैमिली को इजाजत नहीं दी जा रही मिलने की। इनकी मुलाकात कराने से हमारा सूबा ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं सुबह इनकी जगह मैं अपने MNAs का जर्जा लेके जा रहा हूँ, मैं जाके कहता हूँ कि इनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन इसकी शर्त ये कि सूबा ठीक हो जाएगा। इन्होंने सुबह उठना है, फिर वही धरना शुरू कर देना है, फिर वही लड़ाई उनको लगता है कि मुलाकात होने के बाद दीगर उमूर जो हैं वो खुश उसलूबी से हल हो जाएंगे। सुने आपको लगता है? जी जी यूसुफ सही साहब, देखें ये बार बार कह रहे हैं ना कि सूबे में क्या हो जाएगा, सूबे में क्या हो जाएगा। देखें पहली बात तो ये है ना कि आप पंजाब की तरक्की की बात करते हैं, आप उनको बेतहाशा वसाइल दे रहे हैं, और हमारे जो है ना 80%, आपको पता है हमारा 80% हम डिपेंड करते हैं वफाक के जो हमारे डिविजिबल पूल के जो पैसा होता है, NHP का होता है, जो हमारे वो टैक्सेस के मद में जो उन पे हम इन्हिसार करते हैं 80%। अगर आप 80% ही रोक लेंगे तो फिर आप ये चीजें कैसे आप एक उनसे कहें कि जी दहशतगर्दी भी खत्म करें, जबकि ये दहशतगर्दी कोई आम लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं है ना कि बार बार हमें कहा जाता है कि जी लॉ एंड ऑर्डर का संभालना सूबाई हुकूमत का काम है। ये देखें यूसुफ जैसे अगर ये आप कह रहे हैं कि हम 80% विफाक पे डिपेंड करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अपनी पार्टी पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है? मज़ाहमती बयानियों को तर्क करना होगा और मफाहमत की जानिब देखिए मेरी चलना बात होगा। सुने, ये आईनी तौर पे प्रोटेक्टेड है, ये कोई हम कोई उनसे भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना। सियासी जुमात है, उनकी अपनी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है, मुखालिफत तो रहेगी, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये तो बात गलत है कि जी वो आप उनके साथ मिल जाएं जिस तरह पीपल्स पार्टी मिली हुई है, इस तरह तो हम नहीं कर सकते ना, हमारी तो लेकिन क्या जुमात है। अब तक जो तर्ज सियासत अपनाया आपकी पार्टी ने, आपकी नजर में उससे आपको फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है? देखते हैं बीबी, आप एक दफा भी आपने ये नहीं कहा कि आपने क्यों लाठीचार्ज किया इन लोगों को। हमने क्या किया आप मुझे बताएं। हम पे हमेशा इल्जाम ये लगता है, कई चैनल वाले लगाते हैं और PMLN वाले लगाते हैं कि जी ये इंतशार फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप मुझे बताएं कि हमने हमने क्या किया। हम यहाँ से गए हैं, हमारा रास्ता रोका गया है, जब हमें जहाँ इजाजत भी दे दी गई कि जी वहां जाके जलसा कर लें इस्लामाबाद, फिर भी हमारे रास्ते रोके गए, कंटेनर लगाए गए। अब ये सारी चीजें आपके सामने है, कोई देखी चुपी बात तो है नहीं। हमारे पास क्या होता है कि ये कहते हैं जी आए हमलावर हुए, किस चीज पे हमलावर? अगर हम हमलावर होते सर अगर आप तो फिर तो इजाजत की बात कर रहे हैं तो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, संजानी का मकाम तय हुआ, लेकिन वहां आप नहीं गए और आपको पता है जो लीडरशिप वहां पर मौजूद थी उनके वो फैसले फिर की आपको वजह से पता है कि मैंने जो उसके कुछ बारे हुआ में क्या कहा था, वो वो उस बयान भी फैसले मेरा की वजह से मौजूद है। हुआ। आप कह रहे हैं हमने क्या देखिए किया? 9 मई आप लोगों ने देखिए किया सर। देखिए यार, इतना बड़ा स्टेटमेंट आप दे रही हैं, मेरे ख्याल से ज्यादती कर रही हैं आप। इतनी बड़ी ज्यादती ना करें। नहीं लेकिन टेलीविजन आप पर नहीं चली कह है सकते इस फुटेजेस, तरह उन्हीं के डायरेक्ट, बेस आप पर नहीं हम कह बात सकते कर ना, रहे हैं। आपका हक बनता है आपके कि आप कहें रहनुमाओं कि को जी जो नहीं भाई सजाएं आपने हुई हैं किया। वो सबूतों की बिना पर ही हुई नहीं हैं। नहीं देखिए, आप डिनाई कर रहे हैं यहाँ पर गलत बैठ के। बयानी ना करें, इस तरह देखें, इस तरह न्यूट्रल प्रोग्राम नहीं होता है, आप इस तरह ना करें। अच्छा आप बता दें वो 26 बैठो नवंबर को क्या हुआ? क्या हुकूमत के और 26 नवंबर पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ के मामला तय होने के करीब नहीं थे? ये डिसाइड नहीं हुआ था कि संजानी के मकाम पर बैठना है? फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने कहा कि हमने आगे बढ़ना है और फिर ये सब ये कुछ हो किसकी गया? बात आप कर रहे हैं? आपको किसने बताया कि हमारे मामला तय हो गए थे? जरा बताएं तो सही ना, 26 नवंबर की बात किसने कर कहा रही हूँ था? जब बुशरा बीबी की नहीं तो कयादत बताया में ना किसने कहा था, किसने एहतजाज कहा हो था रहा कि था। मामला तय हो? ये आपको किसने ये बात बताई है कि मामला तय हो गए थे फिर वहां पहुंच गए? ये किसने बताया आपकी आपको? पार्टी के मरवत साहब ने अभी पिछले दिनों ये स्टेटमेंट दी है कि हमारी मामला पार्टी का बड़ी तो हद नहीं है तक सेटल नरवत डाउन साहब, हो चुके थे। हमारे पार्टी का तो नहीं है वो।
देखें बात सुने, इस तरह नहीं था। उस वक्त मैं वो हम आपकी खुद पार्टी में ही उसमें थे। नहीं, मेरी बात सुने, इस तरह है कि देखिए जो बंदा चला गया उस पे मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। मेरा क्लास फेलो है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, मेरे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन देखिए उनका अपना एक अपनी सोच है, अपना नज़रिया है, वो पार्टी में रहे ना रहे या पार्टी उनको छोड़े ना छोड़े, ये उनका अपना ज़ाती मामला है, हमारी दोस्ती कायम है। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें अगर हम चले भी गए थे, हम सियासी लोग हैं ना, तो देखें अगर आप याद है आपको एक ज़माने में जो टीएलपी से पहले पता नहीं कौन-सी होती थी, अब यही टीएलपी थी कि पीपल्स पार्टी वाले आके नेगोशिएट करते थे उनके साथ बाकायदा, जब उनकी हुकूमत थी, मुझे आज भी याद है कायरा साहब और ये लोग। फिर उसके बाद दूसरी पे हम्म। हमारे दौर में नेगोशिएशन होती रही। आप मुझे बताएं हम सियासी लोग हैं, को जेल सबको में ये डाला है सोचने की 190 ज़रूरत है मिलियन। कि हो क्या रहा है, और जो शिकस्त पीटीआई को हुई है हरिपुर में, उसके बाद पार्टी को भी यकीनन ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर वो इस नहज तक क्यों पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ सही हमारे साथ मौजूद थे, बाबर नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया था और फरजाना अली भी हमारे साथ मौजूद थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अबू धाबी में अमेरिका और रूस के दरमियान अमन मुज़ाकरात जारी हैं, तो दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं और इन हमलों में अब तक 9 अफराद हलाक हो चुके। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कैफ ऐसा समझौता चाहता है जो यूक्रेन को मजबूत करे, कमजोर ना करे। जबकि रूस का कहना है कि यूक्रेनी हमले में रोस्तोफ रीजन में 3 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक रूस की रात गए कैफ पर बमबारी से 6 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि उसने रात गए हमलों के दौरान यूक्रेन के तकरीबन 250 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन की फौज का कहना है कि उसने रूस के जनूबी इलाके में वाक़े एक ऑयल रिफाइनरी और ब्लैक सी की बंदरगाह में एक ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया। फेसबुक पर जारी एक बयान में फौज ने कहा कि टैंकर्स पर तेल लोड और अनलोड करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात और डिवाइसेस को निशाना बनाया गया। जंगबंदी से मुतालिक यूक्रेनी सदर के बयान के जवाब में क्रिमिनल ने तर्जुमान का कहना है कि मॉस्को को जनेवा मुज़ाकरात के बाद यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए नया तरमीम शुदा अमरीकी मंसूबा अब तक मौसूल नहीं हुआ, मगर अमरीकी सदर ट्रंप का मंसूबा एक ही ठोस चीज़ है। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमलों के बाद आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उनकी इंतजामिया रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को खत्म करने के एक मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। 9 माह में 8 जंगें रुकवाई और अब एक और जंग रुकवाने पर काम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग में हजारों फौजी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए पेश किए जाने वाले अमन मुआहदे पर गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस मजीद कई साल जंग लड़ सकता है। यूक्रेन के लिए डील एक बेहतर ऑप्शन है। रूस के पास बहुत ज्यादा लोग और फौजी हैं। मेरा ख्याल है कि मुआहदा ही यूक्रेन के लिए बेहतर साबित होगा। जंग रोकने की कोई डेडलाइन नहीं, सब थक चुके हैं, जंग रोकना चाहते हैं। उधर रूसी तज्जियाकारों का मानना है कि जनेवा में होने वाले मुज़ाकरात यूक्रेन और रूस के दरमियान बुनियादी मसाइल पर नहीं पहुंच सके और जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे की बात करना अभी बहुत जल्द होगा। जबकि खारजा पॉलिसी थिंक टैंक के रुकन और रूसी इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल के डायरेक्टर जनरल ने अल जजीरा को बताया कि मुझे लगता है किसी मुआहदे की बात करना क़ब्ल अज़ वक्त है। यूक्रेनी और यूरोपीय मुज़ाकरातकारों ने ट्रंप की तजवीज़ के बारे में एक तरह का आला काठी तरीका अपनाया है। उन्होंने ट्रंप के इब्तदाई मंसूबे में से वो नुकात चुन लिए जो शायद कम मुतनाज़े और उनके लिए ज़्यादा काबिल कबूल थे। उनका कहना था कि ये निकात ज़्यादातर तकनीकी और अमली उमूर से मुतालिक थे, जैसे जंगी कैदियों की रिहाई और ज़ापोरिज़ा जौहरी पावर प्लांट का इंतज़ाम, लेकिन सरहदों और यूक्रेन के मुस्तकबिल के दर्जे जैसे बुनियादी सवालात अभी तक हल होते नजर नहीं आते। अमन मंसूबे से मुतालिक यूक्रेनी क़यादत का ख्याल है कि अमरीकी मंसूबा जो इब्तदाई तौर पर 28 निकात पर मुश्तमिल था और अब जनेवा और अबू धाबी में होने वाली बातचीत से 19 निकात तक महदूद हो चुका है, ताहम इलाका छोड़ने, फौजी हुदूद और नेटो की शमूलियत जैसे हसास मसाइल अभी हल तलब हैं। आज ही सदर ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि उनके खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ रूस जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात सदर प्यूटन से होगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।